पटेल प्रहलाद भैया। इस सिस्टम को और नफरती चिंटुओं को जोरदार झटका दिया है, और एक नहीं बल्कि दो झटके दिए, और साथ में जो फटका लगाया है उसे सुनने के बाद जिस व्यक्ति के भीतर चुटकी भर भी शर्म होगी ना, वो चुल्लू भर पानी ढूंढने निकल जाएगा। जी हाँ, एक मामला है दरगाह तोड़ने को लेकर, और दूसरा है कर्नल सोफिया कुरैशी पर भद्दी टिप्पणी करने वाले भाजपाई मंत्री को लेकर। पिछले एक दशक में देखा गया है कि भाजपा के नेता, चाहे वो छुड़भैया हों चाहे सबसे बड़के वाले हों, किसी भी मामले पर कोई भी अनाप शनाप बयान देकर निकल जाते हैं। और गोदी मीडिया तो इसलिए पाला ही गया है, कुछ भी बोलो, नफरत फैलाओ, आग लगाओ, झूठा प्रचार करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सामान्य दिनों को तो छोड़िए, चुनाव के दौरान भी पूरा का पूरा भाजपा इस सिस्टम लगातार झूठ फैलाता है, और सभी संवैधानिक संस्थाएं, यहाँ तक कि केचुआ भी एकदम सरेंडर की मुद्रा में नजर आता है। मगर अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने जैसी लताड़ लगाई है, जो एक्शन लिया है, वो चिंटुओं की हालत खराब करने वाला है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ने भी आग लगाने वालों के ऊपर पानी फेंक दिया है। उधर अमेरिका के एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने भारत के गोदी मीडिया और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के मीडिया संस्थान के बारे में जो लिखा है, वो भी आपको देखना चाहिए। इन सभी मामलों पर विस्तार से बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक वाले मामले की। आपको याद ही है, पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा, ताकि पूरे भारत में नफरती चिंटुओं ने जो केरोसिन फैलाया है उसमें चिंगारी लगाई जा सके। आतंकियों ने एक जगह हमला करके पूरे भारत में चिंटुओं के माध्यम से आग लगाने की कोशिश की, और चिंटुओं ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा आतंकियों की मदद करने में इस मामले में। मगर चूंकि ऐसे चिंटुओं की संख्या बहुत कम है और भारत बहुत बड़ा है, तो बेचारे फेल हो गए। इसी बीच सेना ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे किया और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत एक है, मगर भाजपाई तो भाजपाई होते हैं, उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका अपना प्रोपेगेंडा चलना चाहिए। मध्य प्रदेश में भाजपा के मंत्री ने अपने भगवान की चाटुकारिता करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह डाला। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। किसी तरह पुलिस ने मजबूरी में एफआईआर दर्ज कर लिया, तो एफआईआर भी मजबूरी वाली ही हुई। हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि ये कैसा एफआईआर लिख दी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इसकी निगरानी करेंगे, जांच कायदे से हो रही है कि नहीं, और बहुत ही हल्की धाराएं लगाई गई, ऐसी चर्चा हुई। इसके बाद भाजपाई मंत्री पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। वैसे पिछले 10 साल में हमने बार बार देखा किस तरीके से, चाहे वो गोदी मीडिया के लपड़झंडिस हों, इनकी विचारधारा के लोग हों, नेता हों, ये सब के सब बड़बोलेपन में कुछ भी बोल देते हैं, फिर चुपके से माफी मांग लेते हैं, कभी फोन पर, कभी व्हाट्सएप पर, कभी अदालत में जाकर। मगर सबसे ज्यादा नासमझी तब हो जाती है भारतीय संस्थाओं द्वारा, जब ऐसे लोगों को माफी दे दी जाती है, क्योंकि इस तरह के लोग आए दिन एक तय काम करते हैं। चाहे भाजपा के ऐसे नेता हों, गोदी मीडिया के लपड़झंडिस हों, चाहे व्यापारी बाबा हों जो भगवा के नाम पर धंधा करते हैं, ये लोग आदतन ऐसा करते हैं, और जिसे आदत हो वो सुधरता नहीं है जब तक कि सजा न मिले। अब सुप्रीम कोर्ट में बार बार माफी मांगने यानी लोटासन करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह की माफी को नामंजूर कर दिया। इसके साथ ही इस मामले में जांच के लिए एसआईटी बनाने का निर्देश दिया और जांच तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हालांकि चर्चा ये भी है कि आखिर गिरफ्तारी के बाद भी तो जांच हो ही सकती थी। भाजपा मंत्री के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारे क्लाइंट ने माफी मांग ली है, मगर कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई और यहाँ तक कह दिया कि आप पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, आप पब्लिक फिगर है, बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। भाजपाई मंत्री शाह के वकील ने कहा कि मैं माफी मांगने को तैयार हूं, मगर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करिए, हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं कि आप कोर्ट के कारण माफी मांग रहे हैं। यानी जस्टिस सूर्यकांत ने पकड़ लिया कि अगर ये दबाव में न होते तो माफी न मांगते, इन्हें भीतर से कोई गिल्ट नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को लेकर राज्य से सवाल किया और पूछा कि जब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आपको एफआईआर लिखनी पड़ी तो आपने क्या किया, आपको नहीं लगता कि यह अपराध है? इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित कर दिया। तीनों अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर से बाहर के होंगे, इनमें से एक आईजी रैंक का होना चाहिए और एक महिला अधिकारी भी होंगी। जस्टिस कांत ने कहा कि यह आपके लिए लिटमस टेस्ट है। ध्यान से सुनते जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा मंत्री को क्या क्या कहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप पब्लिक फिगर हैं, एक अनुभवी नेता हैं, बोलते समय शब्दों पर विचार करना चाहिए, जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, जिम्मेदारी लीजिए। सेना के लिए कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। अब देश की जनता ध्यान दे, जो लोग सेना के नाम पर, सेना के पराक्रम को बेचकर वोट मांगते हैं। अब यहाँ अगर किसी को आपत्ति है कि मैं सेना के पराक्रम को बेचने की बात क्यों कह रहा हूँ, तो वर्तमान में रेलवे की टिकटों को देख लीजिए। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई जा रही है और चेहरा चमकाया जा रहा है। ये राजनीति, ये घटिया राजनीति नहीं तो क्या है। तो जो लोग सेना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कम से कम सेना के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि जिम्मेदारी से बोलिए। इसके बाद भाजपाई मंत्री शाह के एडवोकेट ने कहा कि हमें खेद है, वाकई खेद है,
मगर अदालत ने कहा कि आपका तर्क खारिज किया जाता है, हम माफी स्वीकार नहीं करेंगे। आप लोग पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। आपने भारतीय लोगों की, देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और आप जो माफी की बात कर रहे हैं, कहाँ है वो माफी? दिखाइए। क्या उस माफी में किस तरह की बात कही गई है? क्या है उस माफी में? कभी कभी माफी बचने के लिए भी मांगी जाती है, तो कभी कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। यानी जस्टिस सूर्यकांत ने एकदम पकड़ लिया पॉइंट को कि ये भाजपाई लोग किस तरह के, किस चरित्र के हैं, किस तरीके से मगरमच्छ के आंसू दिखाते हैं और किस तरीके से बचने के लिए माफी मांगते हैं। इसी तरह का काम आए दिन गोदी मीडिया वाले भी करते हैं और वो भगवा के नाम पर धंधा करने वाले बाबा जी भी करते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के भद्दे कमेंट उन्होंने किए, वो भी बिना सोचे समझे, और आप माफी की मांग कर रहे हैं उनके लिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जितनी हो सकती थी फटकार लगाई। उधर विपक्ष इस मामले पर लगातार भाजपा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, मगर पूरा देश जानता है कि इस तरह के मामलों में भाजपा में इस्तीफे नहीं होते। वहां इस्तीफा सिर्फ एक कारण से हो सकता है, यदि आप भगवान जी के काम के नहीं रह गए। अब भगवान जी कौन है ये मत पूछिएगा, इशारा दे देता हूं, वही जो नॉन बायोलॉजिकल है, जो डायरेक्ट भगवान से बतियाते हैं, जिनकी चरण वंदना में मध्य प्रदेश के मंत्री सुप्रीम कोर्ट में लपेटे गए हैं, जिनको लेकर भाजपाई लोग कह रहे हैं कि सेना उनकी चरणों में नतमस्तक है। सोचिए, सेना का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? वैसे भाजपा के जो मंत्री हैं, उन्होंने नया नया विवाद खड़ा नहीं किया है। विवादित बातें बोलने का इनका पुराना इतिहास है। साल 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने उस वक्त की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर अभद्र टिप्पणी की, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मगर चूंकि वो अमृत काल से पहले का वक्त था, तब जाके इस्तीफा हो गया। 2013 था इसलिए हो गया। और जैसे ही 2014 में भारत आजाद हुआ महामानव के आने के बाद, तब से तो आप जानते हैं इस्तीफे नहीं होते। इसके बाद भाजपा मंत्री ने राहुल गांधी के अविवाहित होने को लेकर भी टिप्पणी किया था। एक और मामला बताया जाता है, 3 नवंबर 2023 में बालाघाट में शूटिंग करने आई थी अभिनेत्री विद्या बालन। तो विद्या बालन ने मंत्री शाह के साथ रात में मिलने से इनकार कर दिया, आपत्ति जताई, तो विद्या बालन की शूटिंग रुकवा दी गई। अब मंत्री जी अभिनेत्री विद्या बालन को रात में क्यों मिलने बुला रहे थे, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ये वही बता सकते हैं। हम खाली वो बता रहे हैं जो दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है। मगर इन सब के बीच सबसे शर्मनाक बात यह है कि बीजेपी और उसकी सत्ता के ऊपर इन चीजों का कोई असर नहीं होता। विपक्ष लगातार आलोचना कर रहा है, सोशल मीडिया पर स्वतंत्र पत्रकार और आम जनता लगातार आलोचना कर रही है, कहीं कहीं गोदी मीडिया भी आलोचना कर रही है, मगर फिर भी इस्तीफा नहीं होगा। बस इंतजार करिए, हो सकता है आने वाले दिनों में मंत्री जी का प्रमोशन हो जाए और बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, क्योंकि बीजेपी का ये पुराना इतिहास रहा है। इनके इस्तीफे को लेकर संभवतः भाजपा में मीटिंग वगैरह भी हुई, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। यही तो अमृतकाल है। उधर सुप्रीम कोर्ट में ही जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसने पाया था कि कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से इस पर सुनवाई हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ध्वस्तीकरण के आदेश पर 4 सप्ताह के लिए रोक लगा दिया है। बाले शाह पीर दरगाह विध्वंस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। दरगाह की ट्रस्ट की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विनय नवरे ने अदालत की पीठ को बताया कि राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने 20 मई से पहले दरगाह परिसर में स्थित कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। यानी कुल मिलाकर अब अगले 4 सप्ताह तक न तो यहाँ पर कोई निर्माण होगा, न ही ध्वस्तीकरण होगा। यानी नफरत फैलाने वाली आग पर चीफ जस्टिस की बेंच ने एक बार फिर से पानी फेंक दिया है। लगे हाथ अमेरिका से आई इस विश्व गुरु टाइप खबर को भी सुन लीजिए। भारत ने अमेरिका में जो आम भेजा था, उस खेप को अमेरिका ने लौटा दिया है। हवाई जहाज से भेजे गए आमों के लगभग 15 खेप को अमेरिका ने वापस भेज दिया है और कारण बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी थी। एक्सपोर्टर्स को इससे 4 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दैनिक भास्कर बता रहा है कि ये शिपमेंट रिजेक्ट होने से भारतीय व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी कृषि विभाग ने कहा है कि जो वापस किया गया है उसे नष्ट करने का खर्च व्यापारियों को खुद ही उठाना होगा। अब इस घटना के बाद व्यापारियों में भारतीय आमों की गुणवत्ता प्रक्रियाओं पर सवाल उठने और भविष्य में दोबारा ऐसी घटना होने का डर है। इसके साथ ही इस घटना को लोग अमेरिका को, खासकर उसके राष्ट्रपति के हालिया बयानों से जोड़कर भी देख रहे हैं। पिछले कई महीनों से डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत और भारत के प्रधानमंत्री के पीछे पड़े हैं, वो भी डर का एक कारण है। चाहे भारतीयों को बेड़ियों से बांधकर वापस भेजने की बात हो, टैरिफ के मामले पर लगातार भारत पर दबाव बनाने की बात हो, पोल खोलने की बात हो, एप्पल को भारत में प्रोडक्शन रोकने की बात हो, या सीज फायर का क्रेडिट लेने की बात हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब इस शिपमेंट के वापस भेजने की बात सुनाई पड़ती है, तो चिंता जाहिर है। सवाल है कि क्या कथित रूप से ट्रेड की धमकी देकर सीज फायर करवाने वाले ट्रंप सीज फायर के बाद भी ट्रेड को बाधित करना चाहते हैं? ये सच में कागजातों में, दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण हुआ है, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है?
अब आप दर्शक जरा ध्यान से वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्र के इस ट्वीट को देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पन्ने को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर हमारे टीवी चैनलों की हिंसा, झूठ पर विस्तृत रिपोर्ट है। इसमें ऑल्ट न्यूज के नफरत और झूठ से लगातार संघर्ष का जिक्र होना सुखद है। भारत में ऑल्ट न्यूज पर FIR दर्ज हो रही है। दुनिया में उसके काम को सराहा जा रहा है। सरकार के अफसर को नई FIR दर्ज करने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए। मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को एक बार फिर बधाई दी जानी चाहिए। आशा करनी चाहिए कुछ अंग्रेजी अखबारों में भी ऑल्ट न्यूज के बारे में रिपोर्ट छपेगी, नागरिकों तक कुछ तो बात पहुंचेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि युद्ध की आड़ पर भारतीय मीडिया ने कैसे कैसे झूठ फैलाया। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान विश्वसनीय संस्थाओं ने भी असत्यापित जानकारी और मनगढ़ंत कहानी पेश की, यानी जो मन में आया बोल दिया। ये रिपोर्ट बता रही है कि कैसे भारतीय गोदी मीडिया ने दिखा दिया कि पाकिस्तान के एक परमाणु अड्डे पर भी भारत ने हमला कर दिया, 2 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मार गिराया, पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के एक हिस्से को नष्ट कर दिया जहां से देश के तेल और व्यापार की जीवन रेखा है। ये जानकारियां बहुत ही विशिष्ट थी, यानी स्पेशल जानकारी थी, मगर इनमें कोई भी सच नहीं था। ये रिपोर्ट बता रही है कि पिछले हफ्ते भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव के दौरान सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं बहुत ज्यादा थी। दोनों तरफ झूठ, अर्धसत्य, भ्रामक वीडियो फुटेज और आर्टिफिशियल यानी AI द्वारा हेरफेर किए गए भाषणों की वजह से सच्चाई और कल्पना में फर्क करना लगभग असंभव हो गया। यानी लोग भाप नहीं पा रहे थे क्या सच है क्या झूठ है। और उसी दौरान आपको याद होगा मोहम्मद जुबैर और उनकी टीम पूरी रात जागकर इन चीजों का पर्दाफाश करते थे, बताते थे कि पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन से झूठ आ रहे हैं और भारत में कौन कौन लोग झूठ फैला रहे हैं। इस लंबी चौड़ी रिपोर्ट में बाकायदा बताया गया है कि किस तरीके से भारत की मीडिया ने अपने देश की जनता को टोपी पहनाया। अब जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया में अखबार चिल्ला चिल्लाकर भारत की मीडिया की पोल खोल रहे हैं तो भारत की कैसी छवि बन रही है, लोकतंत्र की अम्मा की कैसी छवि बनाई जा रही है। साथ ही साथ